आज सुबह घर से निकलते हुए शायद हमने एक पौधे को अपने जूतों से कुचल दिया होगा। हाँ, वही सड़क के किनारे वाली साधारण सी घास। बिल्कुल वही, एक साधारण सी धूल में सनी हुई घास। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, क्या हो अगर मैं कहूं कि इस कुचली हुई घास के अंदर आधुनिक विज्ञान का सबसे शक्तिशाली न्यूरोमस्कुलर रीजनरेटर छिपा है। मतलब एक ऐसा रसायन जो लकवे या पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी को पूरी तरह से पलटने की ताकत रखता है। हाँ, ये सच में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें लगता है कि जितनी बड़ी और गंभीर बीमारी होगी ना, उसका इलाज भी उतनी ही बड़ी किसी करोड़ों की लागत वाली लैब से ही निकलेगा। आमतौर पर यही सोच होती है सबकी। लेकिन प्रकृति का विज्ञान हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है, और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। एग्जैक्टली। आज का हमारा मिशन ही यही है कि हम इस रहस्य से पर्दा उठाएं। हमारे पास जो स्रोत है ना, वो बेहद दिलचस्प हैं। एक तरफ हमारे पास अथर्ववेद, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम और सुश्रुता संहिता जैसे हजारों साल पुराने प्राचीन ग्रंथ हैं। और दूसरी तरफ मॉडर्न न्यूरोलॉजी और रसायन विज्ञान की एकदम ताज़ा रिसर्च है। हाँ, और इन सभी को मिलाकर आज हम बला यानी सिरिदा कॉर्डिफोलिया नाम के इस रहस्यमयी पौधे को डिकोड करेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए समझते हैं कि एक साधारण सा रोएदार पौधा एक इंसान को हाथी और घोड़े जैसी ताकत कैसे दे सकता है। बहुत ही बढ़िया विषय है ये। वैसे शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। संस्कृत में बाला शब्द का सीधा सा अर्थ होता है बल यानी ताकत या शक्ति। अच्छा, इसीलिए इसको बाला कहते हैं। मैंने सुना है इसे अलग अलग जगहों पर अलग नामों से बुलाते हैं। हाँ बिल्कुल, इसे क्षेत्रीय भाषाओं में महाबाला, नगबाला, बरियार या खरंती भी कहा जाता है। और अगर हम इसे ढूंढने निकलें तो इसके लिए किसी हिमालय की दुर्गम चोटी पर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये आसानी से मिल जाता है? बहुत आसानी से। ये पौधा ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे? थोड़ा समझाइए इसे। विरोधाभास इसलिए क्योंकि इतने असाधारण गुणों वाला ये पौधा एकदम साधारण सी जगहों पर मिलता है। ये बस आधे से 1.5 मीटर ऊंचा एक छोटा सा झाड़ है, जो पूरे भारत में, चाहे वो यूपी हो, एमपी, राजस्थान, बिहार या केरला हो, वहां आसानी से मिल जाएगा। सड़क के किनारे या खेतों की मेड़ पर? बिल्कुल, या एकदम बंजर जमीन पर भी बहुत आसानी से उग जाता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, श्रीलंका और अफ्रीका तक में पाया जाता है। इसमें छोटे छोटे सफेद या हल्के पीले रंग के फूल आते हैं। और इसके फल, उनके बारे में भी कुछ खास था स्रोत में? हाँ, इसके फल बिल्कुल एक तरीके यानी स्टार के आकार के होते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा खजाना जमीन के नीचे होता है, इसकी मोटी जड़ें। राइट, तो औषधीय रूप से मुख्य तौर पर इन्हीं जड़ों का इस्तेमाल होता है। लेकिन स्रोत में इसके पत्तों के बारे में एक बहुत ही खास बात लिखी है जो मुझे बड़ी आकर्षक लगी। आप उसके मखमली स्पर्श की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। उसमें लिखा है कि इसके पत्ते बहुत रोएदार होते हैं। अगर कोई अपनी आंखें बंद करके इसके पत्तों पर उंगली फेरे तो उसे बिल्कुल मखमल को छूने जैसा एहसास होगा। और आयुर्वेद में अक्सर पौधे का बाहरी स्वरूप उसके आंतरिक काम का संकेत देता है। ये एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। और यही मैं सोच रहा था, क्या हम इसे एक वैज्ञानिक उपमा की तरह देख सकते हैं? जैसे हमारे नर्वस सिस्टम में जो नसें होती हैं, उनके ऊपर एक सुरक्षा का आवरण होता है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, वही माइलिन शीथ। तो जब पैरालिसिस या लकवा मारता है तो यही आवरण डैमेज हो जाता है ना? तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पौधे का वो कोमल मखमली स्पर्श हमें ये बताता है कि ये हमारे डैमेज हो चुके नर्वस सिस्टम को भी वैसा ही एक कोमल और सुरक्षित आवरण देने का काम करता है? क्या बात है! ये एक बेहद खूबसूरत और वैज्ञानिक रूप से एकदम सटीक तुलना है। असल में आधुनिक विज्ञान आज यही कह रहा है कि ये उस माइलिन शीथ को रिपेयर करता है। वाव! लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि आज से 5000 साल पहले अथर्ववेदा के रचनाकारों ने बिना किसी माइक्रोस्कोप के इस रहस्य को कैसे समझ लिया था? एक मिनट, यहाँ मुद्दा सच में गहरा हो जाता है। अथर्ववेदा मतलब बिना किसी एमआरआई मशीन के, बिना किसी लैब टेस्ट के उन्हें कैसे पता चला कि ये पौधा सीधे हमारे मोटर न्यूरॉन्स और पैरालिसिस पर काम करेगा? यही तो प्राचीन विज्ञान का जादू है। सिर्फ बाहरी अंदाजे पर आधारित होता होगा। और यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये ज्ञान तुक्के पर नहीं
बल्कि शरीर के तंत्र को समझने के एक बहुत ही गहरे विज्ञान पर आधारित था। आयुर्वेद में एक बहुत ही मूल सिद्धांत है, वाता दोष। वाता दोष मतलब वो पेट की गैस वाला वाता? नहीं नहीं, वाता को सिर्फ पेट की गैस समझना एक बहुत बड़ी भूल है। असल में वाता हमारे शरीर के पूरे नर्वस सिस्टम, हर तरह के मूवमेंट और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का संचालक है। अच्छा, तो सारी एक्टिविटी वाता से जुड़ी है? बिल्कुल। अब सोचिए, जब किसी को पैरालिसिस होता है तो वो क्या है? वो शरीर के एक हिस्से में गति यानी मूवमेंट का पूरी तरह से शून्य हो जाना है। यानी वाता का सबसे विकराल रूप, जहां संचार की तारें ही कट गई हैं। Yes, where it gets really interesting. तो ऋषियों ने ये समझा कि जो औषधि इस वाता तो सबसे गहराई से शांत कर सकती है, वही लकवे को भी पलट सकती है। एकदम सटीक। अथर्ववेदा के खंड 8 सूक्त 7 में 10 मूल का वर्णन है, यानी 10 सबसे शक्तिशाली जड़ों का समूह। उसमें बला को तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक माना गया है। मैंने स्रोत में वो श्लोका देखा था, सूक्त 8, 7, 19, राइट? हाँ, श्लोक कहता है, बला बलादा नित्यम वाता शक्ति वर्धिनी। मतलब बला हमेशा वाता को हराने वाली और शक्ति बढ़ाने वाली है। और इसके आगे का श्लोक तो वो तो और भी बड़े दावे करता है। वो श्लोका 23 जिसमें लिखा है अश्वबलम गजबलम मनुष्यानाम च तद्बलम। यानी घोड़े का बल, हाथी का बल और मनुष्यों का बल, ये सब बला के सेवन से प्राप्त होता है। हाँ, एग्जैक्टली वही। अब देखिए, मैं थोड़ा यहाँ स्केप्टिकल होकर पूछना चाहता हूँ, क्या ये थोड़ा मतलब अतिशयोक्ति या बड़ा चढ़ाकर बोली गई बात नहीं लगती? एक इंसान को घोड़े और हाथी का बल कैसे मिल सकता है? देखने में लग सकता है, लेकिन इसे शब्दशाह लेने की बजाय ना, इसके अर्थ की गहराई को समझना चाहिए। हाथी और घोड़ा दोनों ही अपनी असीमित मस्कुलर एंडोरेंस और न्यूरोलॉजिकल ताकत के लिए जाने जाते हैं। राइट, स्टेमिना चाहिए। बिल्कुल। और अब पैरालिसिस के मरीज को देखिए, उसमें सबसे ज्यादा किस चीज की कमी होती है? मसल टोन और नसों की ताकत की। मसल पूरी तरह डेड हो जाती है। हाँ, तो प्राचीन ऋषि ये बता रहे हैं कि इस पौधे के अंदर वो क्षमता है जो एकदम मृत पड़ी हुई मांसपेशियों में भी वापस घोड़े जैसी फड़कने की शक्ति पैदा कर सकती है। और इसीलिए इसे श्लोका 21 में स्पष्ट रूप से वातापक्षा घनाशिनी कहा गया है। वाह, वातापाक्ष घणाशिनी मतलब वाता और पक्षाघात यानी लकवे का नाश करने वाली। वाह! लेकिन ये तो बात हो गई अथर्ववेदा के उस सिद्धांतिक ज्ञान की, मतलब एक थ्योरी की ये दवा काम की है। लेकिन सोचकर देखिए, जब किसी इंसान का आधा शरीर काम करना बंद कर दे, तब सिर्फ सिद्धांत से तो काम नहीं चलता ना। तब आपको एक प्रॉपर मापी तोली हुई दवा चाहिए होती है। तो ये सिद्धांत एक क्लिनिकल इलाज में कैसे बदला? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है आयुर्वेद के 2 सबसे महान चिकित्सा ग्रंथों में, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। अथर्ववेदा ने जहां दर्शन और सिद्धांत दिया, वहीं आचार्य चरक ने इसे सीधे हॉस्पिटल की मेज पर यानी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उतारा। हाँ, मैंने नोट्स में चरक संहिता का वो रेफरेंस देखा है। चिकित्सा स्थान अध्याय 28 में लिखा है, बलातैलम परम श्रेष्ठम पक्षाघाते प्रयोजेत। बिल्कुल, ये बहुत ही स्पष्ट निर्देश है कि बला तेल यानी बला का तेल पक्षघात में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ कोई अगर मगर नहीं है, सीधा इलाज बताया गया है। और सिर्फ चरक ही नहीं, स्रोत बताता है कि सर्जरी के जनक आचार्य सुश्रुता भी इसका समर्थन करते हैं। जी हाँ, सुश्रुत संहिता में इसे सिर्फ लकवे तक सीमित नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल, जिसे आयुर्वेद में मन्यस्तंभा कहते हैं, जिसमें गर्दन पूरी तरह जकड़ जाती है, और गंभीर माइग्रेन या शिरोरोग में भी ये तेल रामबाण है। वेट, तो ये सर दर्द से लेकर गर्दन और लकवे तक सब जगह काम कर रहा है। लेकिन और ये पॉइंट स्रोत का मुझे सबसे शानदार लगा, इन दोनों ग्रंथों में इस बला तेल को बनाने की जो विधि दी गई है ना, वो किसी आधुनिक फार्मास्यूटिकल प्रोसेस से कम नहीं है। एकदम सही कहा। वो प्रोसेस देखने में साधारण लगता है, लेकिन है बहुत कॉम्प्लेक्स। हाँ, उसकी प्रक्रिया कुछ इस तरह है कि 500 ग्राम बाला की जड़ ली जाती है, उसमें 500 मिलीलीटर तिल का तेल और 1 लीटर दूध मिलाया जाता है। फिर इस पूरे मिक्सचर को एक बर्तन में डालकर बेहद धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक सारा दूध उड़ ना जाए और बर्तन में सिर्फ तेल बचे। फिर इसे छानकर रख लिया जाता है।
एग्जैक्टली पर मैं सोच रहा था इस प्रक्रिया के पीछे का लॉजिक क्या है? दूध क्यों उबाला जा रहा है तेल के साथ? ये प्रोसेस स्लो हीट और दूध के जरिए पौधे के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सट्रैक्ट करने जैसा लगता है। बिल्कुल वैसे ही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दूध का इस्तेमाल सिर्फ पौष्टिकता बढ़ाने के लिए किया गया होगा, लेकिन वहाँ एक बहुत ही अद्भुत मॉलिक्यूलर विज्ञान छुपा है। तो मिल्क और ऑयल का एक साथ क्या फंक्शन है? देखिए, किसी भी पौधे के अंदर जो औषधियां रसायन होते हैं वो मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। कुछ रसायन सिर्फ फैट या तेल में घुलनशील होते हैं, यानी लिपिड सॉल्युबल, और कुछ सिर्फ पानी में घुलनशील होते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल। ओह, मैं समझ रहा हूँ। ये तो वही बात हो गई ना। इसे इस तरह से देखते हैं, जैसे जब हम एक बेहतरीन एस्प्रेसो कॉफी बनाते हैं। हाँ, कॉफी वाली उपमा बहुत सही रहेगी। राइट। अगर हम सिर्फ पानी डाल देंगे तो कॉफी बीन्स का सारा असली अर्क और तेल बाहर नहीं आएगा। हमें सही टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है। यहाँ पर दूध, जिसमें पानी का हिस्सा बहुत ज्यादा होता है, वो पौधे के वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स को खींचता है, और तिल का तेल उन फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स को। वाह, क्या सटीक उपमा दी है, एकदम सही। जब हम इस मिक्सचर को धीमी आंच पर पकाते हैं ना, तो पानी यानी दूध धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगता है। और अपने साथ निकाले गए केमिकल्स को तेल में लॉक कर देता होगा। एग्जैक्टली वो उन्हें बचे हुए तेल के अंदर बंध देता है। इस तरह जो तेल अंत में बचता है वो एक फुल स्पेक्ट्रम एक्सट्रैक्ट बन जाता है। और जब हम इस तेल की मालिश करते हैं तो दवा सीधे त्वचा के रास्ते हमारी नसों तक पहुंचती है। सच्ची में ये तो किसी बहुत ही एडवांस केमिस्ट्री लैब की प्रक्रिया है, जिसे सदियों पहले ही डिजाइन कर लिया गया था। पर एक सवाल और, क्या पैरालिसिस का इलाज सिर्फ बाहरी मालिश से हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लकवे में जो न्यूरॉन्स अंदर से डैमेज हुए हैं उन्हें अंदरूनी पोषण भी चाहिए होता है, और इसके लिए चरक संहिता में एक और चीज का जिक्र है, बला रसायन। इसमें क्या होता है? इसमें 5 ग्राम बला की जड़ का चूर्ण, 5 ग्राम अश्वगंधा, 1 चम्मच शुद्ध घी, 200 मिलीलीटर दूध और थोड़ी सी मिश्री, इस सब को मिलाकर सुबह खाली पेट सेवन करने को कहा गया है। अच्छा, तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। बाहर से तेल की मालिश जो नसों को उत्तेजित करती है, और अंदर से ये रसायन जो मोटर न्यूरॉन्स को फिर से खड़ा करता है। हाँ, ये पूरी बॉडी को अंदर और बाहर दोनों तरफ से सपोर्ट करता है। लेकिन एक बात मैंने नोट्स में नोटिस की, जैसे जैसे हम इतिहास में आगे बढ़ते हैं और अष्टांग हृदयम तक पहुंचते हैं, तो वाघभट्टा जी ने बला के उपयोग को सिर्फ लकवे या वाता रोग तक सीमित नहीं रखा है। उन्होंने इसका एक अलग ही लेवल पर विस्तार किया है। बिल्कुल, वाघभट्टा जो ने अष्टांग हृदय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जोड़ी है। उन्होंने इसके पुष्टिदायक यानी पोषण देने वाले गुण पर बहुत जोर दिया। सूत्र स्थान में वे इसे गर्भास्थापना कारिणी कहते हैं। गर्भास्थापना कारिणी, इसका मतलब क्या है? प्रेगनेंसी को सुरक्षित करना, मांसपेशियों को ताकत देकर गर्भ को सुरक्षित रखने का काम करती है। वाह, ये तो एक बिल्कुल ही अलग आयाम है। और उत्तर तंत्र में भी उनका एक बड़ा दावा है। स्रोत के अनुसार, बाला क्षीरिण सिद्धा चा नित्यम पता बला प्रदा वाजीकरणे श्रेष्ठाचा पुंसाम शक्ति विवर्धनी। मतलब अगर बाला को दूध में पकाकर रोजाना पिया जाए तो ये वाजीकरण यानी पुरुषों की यौन शक्ति और ओवरऑल शारीरिक क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ाती है। और इस ताकत का इस्तेमाल अनेकों रोगों में भी होता है ना? बिल्कुल होता है। जैसे क्षय रोग यानी टीबी के जो मरीज होते हैं, हम देखते हैं कि उनका शरीर सूखकर कांटा हो जाता है, सारी मांसपेशियां खत्म होने लगती हैं। हाँ, बॉडी बहुत कमजोर हो जाती है। ऐसे मरीजों को अश्वगंधा और बला का मिश्रण घी और दूध के साथ दिया जाता है। ये टीबी के मरीजों में एक प्राकृतिक मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट की तरह काम करता है। और यही चीज स्पोर्ट्स और खेलकूद में भी लागू होती होगी। हमारे स्रोत बताते हैं कि एथलीट्स के लिए बला और शिलाजीत का कॉम्बिनेशन स्टैमिना बढ़ाता है, और वर्कआउट से पहले या बाद में बला तेल की मालिश रिकवरी को तेज करती है। जी हाँ, इसकी रिकवरी क्षमता वाकई कमाल की है। सच कहूं तो अगर आज के प्रोफेशनल एथलीट्स को इसका ये असली फॉर्मूला समझ आ जाए ना, तो मुझे लगता है आधी स्पोर्ट्स कमिटीज इसे बैन करने के नियम बनाने में लग जाएंगी। हाँ, आप गलत नहीं कह रहे हैं। इसकी ताकत वाकई उतनी ही असरदार है। और सिर्फ कमजोरी ही नहीं, श्वास रोगों में भी इसके परिणाम अद्भुत हैं। जैसे एस्थमा में बला को पिपली के साथ दिया जाता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई में भी तो इसका प्रयोग होता है ना? हाँ, यूटीआई जैसे मूत्र रोगों में इसे गोखरू और चंदन के साथ मिलाकर देते हैं, जिससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है और इन्फेक्शन कम होता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इस सारी जानकारी को एक साथ जोड़ के देखें, तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ किसी एक खास बीमारी की दवाई नहीं है,
जब ये अश्वगंधा जैसी किसी दूसरी जड़ी बूटी के साथ मिलती है तो ये एक डबल एडेप्टोजन बन जाती है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक टॉनिक। बिल्कुल सही शब्द यूज किया आपने, अडेप्टोजन। ये कॉन्सेप्ट आधुनिक दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। अडेप्टोजेंस ऐसी चीजें होती हैं जो शरीर को बाहरी और भीतरी स्ट्रेस के प्रति अडेप्ट करना सिखाती हैं। मतलब ये कोई आर्टिफिशियल एनर्जी ड्रिंक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जहां भी शरीर का बैलेंस बिगड़ा है, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, मांसपेशियों का सिस्टम हो या हार्मोन्स हो, ये वहां जाकर उस कमी को पूरा करती है और पूरे सिस्टम को रीसेट करती है। अब यहाँ ना वो सवाल खड़ा होता है जिसका मुझे और शायद हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। प्राचीन ऋषियों ने तो इसे अश्वबलम गजबलम कह दिया। चरक और वाग्भटा ने भी इस पर पूरे ग्रंथ लिख दिए। लेकिन क्या आधुनिक विज्ञान इसे मानता है? एग्जैक्टली। क्या आज का आधुनिक विज्ञान जो हर बात का ठोस सबूत मांगता है, जो लैब टेस्टिंग पर चलता है, वो इन दावों को स्वीकार करता है? क्या 5000 साल पुराना ये ज्ञान आज के माइक्रोस्कोप के नीचे टिक पाता है? और यही हमारी आज की चर्चा का सबसे रोमांचक मोड़ है। देखिए, जब मॉडर्न साइंटिस्ट ने बला यानी सिला कॉर्डिफोलिया को लैब में टेस्ट किया और इसके भीतर मौजूद फाइटोकेमिकल्स को अलग किया, तो उन्हें एक ऐसा रसायन मिला जिसने पूरी मेडिकल कम्युनिटी को चौंका दिया। ओह, वो रसायन क्या था? इस कंपाउंड का नाम है एपिफेड्रिन। वेट रियली, एक मिनट रुकिए। एपिफेड्रिन, वही रसायन जो एक बेहद शक्तिशाली स्टिमुलेंट है? हाँ, वही एपिफेड्रिन। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, एफेड्रीन पर तो कई देशों में प्रतिबंध है। इसे बहुत स्ट्रिक्ट निगरानी में रखा जाता है। एथलीट्स पर तो इसके इस्तेमाल से डोपिंग का बैन भी लग जाता है, क्योंकि ये हार्ट रेट को एकदम खतरनाक लेवल तक बढ़ा सकता है। तो फिर प्राचीन ग्रंथ किसी इतनी सेंसिटिव चीज को रोजाना टॉनिक की तरह लेने की सलाह कैसे दे सकते हैं? ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। आपका ये डाउट बहुत जायज है, और यहीं पर आयुर्वेदा और आधुनिक फार्माकोलॉजी के बीच का फर्क हमें समझ में आता है। अब देखिए, आधुनिक विज्ञान क्या करता है? वो पौधे में से सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल यानी एफिड्रिन को निकालता है, उसे सिंथेटिक तरीके से कॉन्सेंट्रेट करता है और कैप्सूल में भर देता है। राइट, उसको एकदम प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लेता है। बिल्कुल। और जब आप उस प्योर एफिड्रिन को लेते हैं तो वो शरीर पर एक हथौड़े की तरह वार करता है, जिससे हार्ट रेट बहुत तेज हो जाता है। अच्छा, तो आयुर्वेदा की अप्रोच इससे अलग कैसे है? आयुर्वेद कभी भी सिंगल मॉलिक्यूल पर काम नहीं करता। जब आप बला की जड़ का काढ़ा या दूध के साथ रसायन लेते हैं, तो आप सिर्फ एफिड्रिन नहीं ले रहे होते, आप उस पौधे में मौजूद सैकड़ों दूसरे रसायन भी ले रहे होते हैं। ओह, मैं समझ रहा हूँ। प्रकृति ने उस पौधे के अंदर ही ऐसे बफर्स बनाए हैं जो एफिड्रिन के साइड इफेक्ट्स को रोकते हैं। ये शरीर में जाकर धीरे धीरे रिलीज होता है, ना कि किसी बम की तरह फटता है। इसीलिए प्राकृतिक रूप में और सही मात्रा में इसका सेवन सुरक्षित है। ये तो बहुत ही शानदार स्पष्टीकरण है। मतलब पूरा पौधा अपने आप में ही एक बैलेंस सिस्टम है। तो अब ये बताइए कि ये एफिड्रिन बॉडी में काम कैसे करता है? जैसे एस्थमा और पैरालिसिस में इसका क्या रोल है? मॉडर्न रिसर्च के अनुसार एफिड्रिन एक सिम्पैथोमिमेटिक कंपाउंड है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर यानी जो एयरवेज को ओपन करें। बिल्कुल। इसे ऐसे विजुलाइज कीजिए, एस्थमा में हमारी सांस की नाली एक सिकड़े हुए पाइप की तरह हो जाती है, जिसमें से हवा पास नहीं हो पाती और दम घुटने लगता है। ब्रोंकोडायलेटर का काम है उस सिकड़े हुए पाइप को तुरंत खोल देना, ताकि हवा का रास्ता साफ हो जाए। और इसीलिए चरक संहिता में इसे सांस के रोगों में उपयोगी बताया गया था। वाह, उन्हें ये बात हजारों साल पहले पता थी। लेकिन पैरालिसिस के केस में क्या होता है? वहां तो सांस की नली का मुद्दा नहीं है ना, वहां तो नसें काम नहीं कर रही हैं। वहां पर काम आता है इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेंट गुण, और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है इसका न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट। आधुनिक विज्ञान ने पाया है कि बला में एफिड्रिन के अलावा एक और कंपाउंड होता है, जिसका नाम है वेसिकनोन। वेसिकनोन, ये क्या करता है? हमारे शरीर में जहां हमारी नसें यानी नर्व्स हमारी मांसपेशियों यानी मसल से जुड़ती हैं, उस जगह को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ओके। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि आपकी नसें बिजली की तारें हैं और आपकी मांसपेशियां एक लाइट का बल्ब। अब पैरालिसिस में होता क्या है? वो तार जहां बल्ब से जुड़ती है ना, वो कनेक्शन या स्विच टूट जाता है। ओह, तो दिमाग से करंट तो आ रहा है पर बल्ब जल नहीं रहा। एग्जैक्टली। दिमाग से सिग्नल आता तो है, लेकिन बल्ब यानी मसल रिएक्ट नहीं करती क्योंकि स्विच खराब है।
तो क्या ये जो रसायन है वेसिकोनोन, ये उस स्विच को रिपेयर करता है? एकदम सही पकड़ा आपने। मॉडर्न साइंस अब साबित कर रहा है कि ये रसायन एक केमिकल सोल्डर की तरह काम करता है। ये उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मजबूत करता है, डैमेज हो चुके मोटर न्यूरॉन्स को मरने से बचाता है और उस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को वापस जोड़ देता है। मैन, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विज्ञान है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, मतलब अथर्ववेद का वो शब्द अश्वबालम और आज की लैबोरेटरी का ये एफिड्रीन और वसीसिनोन, ये सब असल में एक ही बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो चीज 5000 साल पहले वातानाशक कहलाती थी वही आज न्यूरोमस्कुलर रीजेनरेटर कहला रही है। बस भाषा बदल गई है, लेकिन सच्चाई और उसकी वर्किंग मैकेनिज्म वही है। लेकिन चूंकि हम यहाँ विज्ञान और आयुर्वेदा दोनों की बात कर रहे हैं, तो हमें उन चेतावनियों को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे स्रोत में दी गई हैं। हाँ, प्रिकॉशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई ऐसा चूरन नहीं है जिसे कोई भी यूं ही पानी के साथ फांक ले। बिल्कुल। आखिर इसमें एफिड्रीन है, तो किन लोगों को इसके उपयोग से बचना चाहिए? देखिए, क्योंकि ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेंट है और हृदय की गति को असर करता है, इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, यानी हाई बीपी वाले मरीज, हाँ, और जो दिल के मरीज हैं, उन्हें बिना किसी योग्य वैद्य या डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अष्टांग हृदयम में, हालांकि इसे प्रेगनेंसी में उपयोगी बताया गया था, लेकिन आधुनिक विज्ञान सलाह देता है कि गर्भावस्था में इसकी मात्रा को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। बिल्कुल। आयुर्वेद में एक श्लोक भी है कि सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो विष भी दवा बन जाता है, और गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो अमृत भी विष बन जाता है। राइट। इस पौधे की शक्ति को सम्मान देना जरूरी है। ये एक बेहद शक्तिशाली क्लिनिकल औषधि है, कोई नॉर्मल सप्लीमेंट नहीं। ज्ञान तभी वरदान बनता है जब उसका उपयोग समझदारी से हो। एग्जैक्टली। आज के इस पूरी चर्चा ने ना सच में मेरा नजरिया बदल कर रख दिया है। आज हमने देखा कि बला सिर्फ अपने नाम से ही नहीं बल्कि अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और गुणों से भी सचमुच बलशाली है। चरक की पक्षाघात चिकित्सा से लेकर अष्टांग हृदय के वाजीकरण तक और आज की मॉडर्न न्यूरोलॉजी के एपिड्रीन तक, ये साधारण सा पौधा हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक संजीवनी है। और इस चर्चा से एक बात और साफ होती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में दर्ज ज्ञान सिर्फ कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी नहीं है। वो एक बहुत ही एडवांस्ड विज्ञान है जिसे शायद अब जाकर हमारी मॉडर्न मशीन समझने के काबिल हुई हैं। बिल्कुल सही कहा। आज के इस डीप डाइव को खत्म करते हुए मैं एक विचार पर सोच रहा हूँ जो मैं सभी श्रोताओं के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। जरूर। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे हम अक्सर सड़क किनारे उगने वाले इन साधारण से पौधों को घास फूस समझकर अपने जूतों से कुचल देते हैं। आज हमने जाना कि उसी एक कुचले हुए पौधे के भीतर, उस बंजर जमीन में उगने वाली जड़ के भीतर लकवे जैसी लाइलाज और खौफनाक बीमारी को पलटने की ताकत छिपी है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास ऐसे और कितने पौधे होंगे जिन्हें हम रोजाना नजरअंदाज करते हैं। क्या पता हमारे ही घर के पीछे किसी खाली प्लॉट में उगने वाली कोई और घास मॉडर्न साइंस की अगली सबसे बड़ी मेडिकल रेवोल्यूशन का इंतजार कर रही हो। शायद प्रकृति के पास हमारी हर जटिल से जटिल बीमारी का जवाब पहले से मौजूद है। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपना नजरिया बदलें और उस ज्ञान को खोदें जो हमेशा से हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद था। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।